तीसरी चीज हो गई कि यहां पर एक अर्थव्यवस्था हो गया। चौथा जो आप बता रहे हैं कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स है जो अमेरिका की है, वो भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन इस बीच जो शांति वार्ता हो रही थी उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस लगातार जुड़े हुए थे। जेडी वांस ने कहा कि उनके और साथ ही साथ राष्ट्रपति के बीच में एक दो बार नहीं, मिनट टू मिनट जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कई बार तो मुझे लगता है कि दर्जन से भी ज्यादा बार मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने पूरा आंकड़ा तो नहीं दिया, उन्होंने खुद कहा कि शायद मैंने उनसे 6 बार या फिर 12 बार मैंने बात की है और लगातार उनको मैं इस बारे में जानकारी दे रहा था। राष्ट्रपति के अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी उनके साथ टच में थे। तो मिनट टू मिनट अपडेट्स जो पीस टॉक थी उसको लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचाई जा रही थी, सुनिए। Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. तो जेडी वांस जो यहां बता रहे हैं वो एक पृष्ठभूमि बता देता है कि इस बातचीत के पीछे क्या है। इस बातचीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ही पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और यही वजह कि मिनट टू मिनट उनको जानकारी दी जा रही थी आखिरकार बातचीत में क्या चल रहा है। और आखिरी फैसला भी यहां पर जेडी वांस को नहीं, यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही लेना था। संजय सर, ये जो जेडी वांस ने चीजों को बताया, मिनट टू मिनट जो डील को लेकर जानकारी दी गई है, जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तय करके रखा हुआ है बातचीत अगर होती है तो हम ये क्या करने जा रहे हैं और अगर नहीं होती है तो हम क्या करेंगे। अब जो ये करने जा रहे हैं क्योंकि बातचीत फेल हो गई है, तो क्या उसमें हम इस जंग का दायरा बढ़ते हुए देखेंगे, जंग को और भीषण होते हुए देखेंगे, या फिर सीज फायर को आगे बढ़ाने पर कोई चर्चा होगी? देखिए, इसमें बेसिकली जब नेगोशिएशंस और डिस्कशन स्टॉक होता है तो एक तरीके से 2 लेवल गेम्स होता है। एक तो जो पार्टी जो इन्वॉल्व होती है ऑन टेबल वो डिस्कशन करती है, लेकिन जो बैक में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनकी कि उसके डोमेस्टिक क्या परसेप्शंस हैं, क्या किस तरीके का उस पर प्रभाव पड़ेगा और जनता का रुख और वहाँ के लीडरशिप का रुख क्या है, तो वहाँ पर यहाँ पर ये बात मान के चलिए कि अमेरिका में ये बहुत बड़ा एक फैक्टर काम कर रहा है। दूसरा ये भी मान के चलिए कि ईरान में भी जो IRGC है वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है, वो बताएंगे कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात आपने जो बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अमेरिका क्या इसको इसको एक्सेजरेट करेगा, आगे बढ़ाएगा, एक्सेलरेट करेगा, वो ज्यादा स्ट्राइक करेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। और अमेरिका की जो अपनी एक छवि है, जो एक अमेरिका ग्रेट और अमेरिकन सुपरमेसी, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। और उनको ये बात समझ में आ गई कि ईरान को आप मिडिल ईस्ट में किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, इवन मिलिट्रीली भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आज जिस तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का दबदबा है, अगर वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो निश्चित रूप से, तो मुझे लगता है यहाँ पर कन्फ्रंटेशन और कोऑर्सिव डिप्लोमेसी की बजाय यहाँ पर अमेरिका एक तरीके से एंगेजमेंट की पॉलिसी को अपनाएगा। संजय सर, मैं बस इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। रेड लाइन का जो जिक्र किया था ना, कि रेड लाइन उन्होंने बता दिया। रेड लाइन क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले क्लियर कर दिया है कि परमाणु हथियार हम नहीं बनाने देंगे। ईरान अगर इस पे नहीं मानता है तो फिर रास्ता क्या बचता है, क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट पे, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, कतर हो, बहरीन हो, ये तमाम देश है, यहां तक कि इजराइल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने अमित जी देखिए ये बात कही कि अमेरिका का देखिए 2015 में जो कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट को जब ट्रंप वापस आया 2018 में, उसको खत्म कर दिया। बेसिकली इसके पीछे दूसरी फोर्सेस ज्यादा काम कर रही है। उसमें इजराइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो अमेरिका का इजराइल फर्स्ट पॉलिसी है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। साथ ही साथ जो UAE है और सऊदी अरबिया, वो दोनों राष्ट्र भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से एक स्कोप क्रिएट किया जाए ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए। तो बेसिकली जो डील से विड्रॉल किया 2018 में, वो यही था कि आप ईरान के जो ईरान का जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंप्लीट तरीके से अपग्रेड कर दीजिए,
उसको खत्म कर दीजिए, तभी एक तरीके से इंश्योर होगा कि ईरान कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें ये कोई भी पार्टी और उस टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हो, इवन लीडरशिप चेंज करने में भी वो सक्सेसफुल हो। एक और पक्ष है इसमें कि देखो, नेगोशिएशन अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है। यहां पर इजराइल इस बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल भी एक तरीके से अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि उसकी जो सारी पॉलिटिक्स है अमेरिका की, वो जूस कम्युनिटी के का इन्फ्लुएंस है उसमें, और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट में जो एक पिवोटल स्टेट है अमेरिका का, वो इजराइल है।